हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की ज्योग्राफी की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 6 की बुक का 5वां लेसन है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। 1 या 2 प्रश्न आपको अवश्य ही इस लेसन से मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिखा है, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। तो ये पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी पर ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है। आगे लिखा है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, यानी हम लोग जिस पर रहते हैं वह कहलाता है भूमंडल। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं हैं, जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। आगे लिखा है, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो जीवमंडल जो है वह सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल, हवा एक साथ उपलब्ध हैं और जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो जहां रहते हैं हम लोग, जिस ठोस भाग पर रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है वह वायुमंडल कहलाता है जिसमें गैसें हैं, और जहां पर जल उपलब्ध है वह जलमंडल कहलाता है। तो सबसे पहले जानेंगे भूमंडल के बारे में। लिखा है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी की जो सतह है उसे 2 भागों में बांटा जाता है। एक कहलाता है महाद्वीप और दूसरा महासागरीय बेसिन। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र में विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि स्थल की ऊंचाई को कहाँ से मापा जाता है, तो समुद्र तल से मापा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अभी बात हो रही थी इस चित्र की। इसमें जो सभी महासागर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये महाद्वीप हैं। इनसे आपको एक प्रश्न मिलेगा। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आप लोग देख सकते हैं चित्र में, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, और ये छोटा महाद्वीप है। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे लिखा है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो आप लोगों को याद रखना है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ये दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। इस लेसन से काफ़ी प्रश्न बनते हैं।
विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? तो ये दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इनको याद रखिएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वह किस देश में है? तो वह नेपाल देश में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, सागर माथा। ये दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मेरियाना गर्त वाला प्रश्न ही पूछा जा चुका है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप लोगों को याद रखनी है, और सबसे गहरे गर्त का नाम भी याद रखना है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है, क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थीं जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो आप लोगों को ये सब बातें भी याद रखनी है। आगे लिखा है महाद्वीपों के बारे में। तो अब पढ़ेंगे कौन कौन से महाद्वीप हैं इसके बारे में। लिखा है पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। तो अभी आपको चित्र में बताया था, मानचित्र में, कि महाद्वीप कहाँ पर है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखा है एशिया महाद्वीप के बारे में। लिखा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये यूरोप है, ये एशिया है, और इन दोनों को अलग कर रहा है यूराल पर्वत। इनको आप ध्यान से इन सब चीजों को पढ़ लीजिए, प्रश्न आपको इन्हीं से मिलेंगे। आगे लिखा है यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। अब यूरोप के बारे में लिखा है, आप लोग चाहो तो स्वयं से भी छोटे छोटे तो एशिया के बारे में लिखा है एशिया तो अब यूरोप के बारे में लिखा है, तो चलिए यूरोप के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। तो एशिया महाद्वीप है। अब यूरोप के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है एशिया से बहुत छोटा है, यानी यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है और यह एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और यह 3 तरफ से जल से घिरा है।
अब पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में। तो ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी याद रखना है। लिखा भी है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 अंश अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वह है अफ्रीका महाद्वीप। आप लोग चाहो तो इन तथ्यों को एक याद हो जाएंगी। आगे लिखा है सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है सहारा का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में। आगे लिखा है यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह भी अफ्रीका में है और सबसे बड़ी नदी है जो विश्व की नील नदी, वह भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। तो आप लोगों को इसमें क्या याद रखना है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किस संधि से यानी किस स्थल संधि से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को याद रखना है पनामा स्थल संधि। स्थल संधि कहते किसे हैं? स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ पर है पनामा स्थल संधि, ये उत्तर अमेरिका को और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। अब जल संधि किसे कहते हैं, इसको भी जानना आवश्यक है। तो पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़े जलराशि जैसे समुद्रों, महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि स्थित है उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। आप लोगों को याद रखना है पाक जल डमरू मध्य। अब लिखा है दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो चलिए दक्षिण अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। लिखा है दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं, ये मानचित्र से देखकर बताना है। आगे लिखा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है जो दक्षिण अमेरिका में बहती है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। दोनों ही बातों को आप लोगों को याद रखना है। अब लिखा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। लिखा है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ये सबसे छोटा है, इसके बारे में यही बात याद रखनी है। और यह पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये भी याद रखना है। अब अंटार्कटिका के बारे में लिखा है। तो चलिए अंटार्कटिका के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम हैं मैत्री तथा भारती। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो भारत के शोध संस्थान हैं उनके नाम क्या हैं, मैत्री और भारती। तो महाद्वीपों के बारे में जान लिया, अब जलमंडल के बारे में जानेंगे। लिखा है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यानी पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसका 97% से भी अधिक भाग महासागरों में है, और वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवड़ जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी तो है लेकिन वो मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। पानी बहुत खारा है और जो उपयोग करने लायक जल है उसका प्रतिशत बहुत ही कम है। इसीलिए पानी की कमी यहाँ पर महसूस की जाती है। अब सबसे पहले जान लेते हैं महासागर के बारे में। जलमंडल में सबसे पहले जानेंगे महासागर के बारे में। लिखा है महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर यानी सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर है हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर आपको याद रखना है प्रशांत महासागर। अब सबसे पहले लिखा है प्रशांत महासागर के बारे में। सभी महासागरों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। सबसे पहले प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। तो प्रशांत महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त। ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा महासागर लिखा है अटलांटिक महासागर। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। आगे लिखा है अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। तो आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, ये दंतुरित तटरेखा है अटलांटिक महासागर की। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ये बात भी आपको याद रखनी है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो वह है अटलांटिक महासागर। अब हिंद महासागर के बारे में जान लेते हैं।
लिखा है हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो यहाँ इस चित्र में भी देख लीजिए, हिंद महासागर के उत्तर में है एशिया, पूर्व में है ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में है अफ्रीका। आगे लिखा है दक्षिणी महासागर के बारे में, तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, आप लोगों का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, एक दो बार वीडियो को देख लिया, तो प्रश्न आपका NCERT से गलत होने ही वाला नहीं है। आप लोग बस NCERT को कंप्लीट पढ़िए, तो CTET में आप SST में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दक्षिणी महासागर के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर के बारे में लिखा है आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो सभी महासागरों के बारे में पढ़ लिया। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त भी प्रशांत महासागर में स्थित है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है। अब वायुमंडल के बारे तो अब वायुमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद जीवमंडल के बारे में, फिर ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए वायुमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। अब ये क्रम पूछा जाता है कि पृथ्वी से शुरू करते हुए पृथ्वी की जो परतें उनका सही क्रम बताइए, यानी पृथ्वी से शुरू करना है और ऊपर की तरफ जो परतें हैं उनका क्रम बताना है। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ इस चित्र में देख लीजिए। सबसे पहले है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो ये है कि हेलीकॉप्टर जो है वह किस परत में उड़ता है, तो वह क्षोभ मंडल में उड़ता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वह अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा भी गया है कि वायुयान यानी हवाई जहाज किस परत में उड़ाए जाते हैं, तो वो समताप मंडल पर उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये हवाई जहाज और ये ऊपर की तरफ उड़ रहा है, यानी समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। ओजोन परत किसमें पाई जाती है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये इतने प्रश्न इससे बनते हैं, वो बता दिए। आगे लिखा है वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। तो आपको नाइट्रोजन का प्रतिशत याद रखना है 78% और ऑक्सीजन 21%, बाकी बची हुई गैसें 1% होती हैं।
आगे लिखा है ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं घनत्व जो है घटता जाता है और तापमान भी घटता जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर घनत्व कम होता है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई होती है। और गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अब पढ़ लेते हैं जीवमंडल के बारे में। लिखा है जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यहां जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पादप यानी पेड़ पौधे, जंतु यानी जानवर, जीव जंतु यानी जानवर। आगे लिखा है पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो आज का लेसन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। जहाँ पर बताया है कि प्रश्न पूछे जाते हैं उन तथ्यों को याद रखिएगा। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।